सर वोटिंग हो रही है, लोग लाइनों में लग गए हैं, भर भर कर वोट लोग देने के लिए जा रहे हैं। उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो तो वोटर ही जाने। लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन भारी पड़ने वाला है? आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मुझे बस ये जल्दी से बता दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने जब शुरू किया घूमना तो मैंने सोचा था कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, इस वजह से भी कि जयंत चौधरी पलट गए हैं। तो और यहाँ सपा थोड़ी कमजोर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा ही। लेकिन वहां जमीन पे मैंने देखा तो दो चीजें आई। एक तो ये कि जयंत चौधरी के पलटने से सारे जाट वोट नहीं पलट रहे हैं, और जो उनके साथ मुसलमान वोट का एक हिस्सा हुआ करता था वो तो जाहिर है बिल्कुल नहीं पलट रहा। वो तो मतलब काफी नाराज है इस बात से कि वो क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, बीएसपी का जो जनाधार खिसक के बीजेपी की तरफ जाने के कयास लग रहे थे, वो वैसा नहीं हो रहा है। और तीसरा जो मैंने देखा वो ये कि खासतौर पे मुस्लिम वोटर्स में कांग्रेस के लिए काफी सिंपैथी पहले से ज्यादा। और क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुस्लिम वोट का एक ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से इस वक्त कांग्रेस और सपा के साथ है। इस सब का कुल मिला के परिणाम क्या होगा, ये तो पहला देखना चरण होगा। बीजेपी के लिए टफ है कि आसान है? कि इंडिया गठबंधन के लिए आसान है? बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत टफ इसलिए भी है कि वो केवल पूरा पश्चिम नहीं है, पश्चिम का भी एक वो कोना है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वास्तव में कम 40% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। और यहाँ पे लेकिन अमित शाह ये कहकर आए हैं पश्चिम जो तय करता है वही पूरा उत्तर प्रदेश तय करता है। ये तो मुहावरे हैं, कहानियां ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पश्चिम का तो एक बहुत पिक्यूलियर सी पॉलिटिक्स है। उसके बजाय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो ज्यादा, उसकी संख्या भी ज्यादा है, बदलती भी ज्यादा है। मगर मैं एक बात, जो कयास मीडिया में लग रहे हैं कि भाई बीजेपी तो 2019 से भी ऊपर जा रही है उत्तर प्रदेश में, कयास ये है इसमें, वो मुझे दिखाई नहीं कि अब 2019 से ऊपर जाती हुई बीजेपी को 2019 में कुल मिला के 62 64 सीट आ गई थी, है ना। दो उनके सहयोगियों को भी थी तो 64 सीट आ गई। 14 में तो 8 की 8 थी और 19 में गिरा ग्राफ, तो अब की बार गिरने वाला है मतलब। और ये अभी मतलब स्थिति 19 से बुरी है इस वक्त बीजेपी की, ऐसा जमीन पे दिखाई देता है। अब सीटों का एग्जैक्टली क्या होगा, उसमें क्या होता है, समीकरण स्थानीय बदलते रहते हैं ना। पिछली बार बसपा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इतना टफ कंपटीशन बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा टफ फैक्टर मतलब क्या है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? वो यही तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोगों ने खाली मोदी जी वाला चश्मा उतार के अब पॉलिटिक्स को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया है। आंखों से देखेंगे तो तमाम इनकी कारगुजारियां नजर आएंगी, तमाम दिक्कतें नजर आएंगी, क्या काम नहीं किया वो सब नजर आएगा। और उसकी वजह से बीजेपी को कुछ दिक्कत आ रही है। हालांकि बीजेपी को राजस्थान में ज्यादा दिक्कत है उत्तर प्रदेश की तुलना में, लेकिन उत्तर प्रदेश तो मतलब आपके कहने का मतलब है जब लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, तो उनके जहन में वो मोदी वाला चश्मा नहीं है, वो उतार के जेब में रख लिया और अब रोजगार मुद्दा है और महंगाई मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, ठाकुरों की नाराजगी मुद्दा है, ये सब कुछ दिखने वाला। बातचीत में तो यही चीज आती है और मैं उम्मीद भी करूंगा कि जो बातचीत में चीजें आती हैं, जो लोगों के जीवन के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर जाके वोट भी करें। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये देश रोजगार बेरोजगारी पे वोट करे उसके बाद मोदी जी जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, सलाम करूंगा मैं तो। जो व्यक्ति इस देश में बेरोजगारी को मुद्दा बना के जीत सकता है उसको पूरा हक होना चाहिए। जो महंगाई के सवाल को मुद्दा बना के चुनाव जीतता है, जो भ्रष्टाचार की सच्चाई बता के चुनाव जीतता है, सबको मैं तो सलाम करता हूं। लेकिन जवान और किसान को दबा के हिंदू और मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना वो देश को तोड़ने का सवाल है। और मेरी उम्मीद यही है कि इस बार लोग इस चश्मे का काफी कुछ असर उतर चुका है, तो इस चश्मे को छोड़ के जो अपनी जिंदगी के मुद्दे हैं, जो उनके जीवन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वोट डालेंगे, ऐसी मेरी समझ भी है, ऐसी मेरी उम्मीद भी। सर आपकी मैंने कोई बात काट दी थी शायद, आप उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बोल रहे थे, अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। मैं बस वही कह रहा था कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुझे सुगठित विपक्ष लगा। उत्तर प्रदेश में जो फर्क हुआ था, एक ये चीज थी कि पिछली बार वहां सपा और बसपा का गठबंधन था, इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों के वजन में अंतर है, लेकिन बसपा अलग है। बसपा बड़ी मजबूती से लड़ रही है।
ये लड़ रही है वोट काट, तो इसीलिए ये भी संभव है कि बीजेपी का वोट भी 2019 की तुलना में कम, लेकिन सपा और कांग्रेस का वोट उतना ना हो जितना सपा और बसपा का हो सकता था, तो उनका भी कम हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरिथमेटिक है उत्तर प्रदेश का, उसे हमें देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बीजेपी कम से कम जनमत में, जनता की चर्चा में बीजेपी 2019 से ऊपर नहीं, 2019 से नीचे है। योगेंद्र जी, एक तरफ मोदी का 400 पार का नारा है, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ ठाकुर समाज खड़ा हो गया है। राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपीलें कर रहा है, संदेश दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव फंस गया है? क्योंकि इस बार के चुनाव में कोई मोदी लहर भी नहीं दिखाई दे रही है। प्रज्ञा जी, एक तो हमेशा की तरह वैधानिक चेतावनी मैं दे दूं कि मैं एक जमाने में, पिछले जन्म में मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हुआ करता था। मैं तो इस वक्त एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, घूमता हूं, देखता हूं, जो आंख से देखता हूं, कोशिश करता हूं ईमानदारी से बताऊं, लेकिन कोई न्यूट्रल एनालिस्ट और भविष्यवाणी करने के धंधे में मैं नहीं। चुनाव का जो आपने कहा, देखिए, दो अलग तरह की मैं चीजें देखता हूं। मैं जब अखबार देखता हूं, मैं जब टीवी पे आए सर्वे देखता हूं, तो मुझे एक तस्वीर मिलती है। कल परसों भी कई सर्वे आए टीवी पे, जिसमें दिखाया गया है कि एनडीए कुछ 370, 400 तो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। मेरे ख्याल में वो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा बाद में 400 दिखाएंगे। लेकिन 370, 80, 90 के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। और दूसरी सच्चाई मैं देखता हूं जब मैं जमीन पे घूमता हूं, जब दिल्ली में रहते हुए, टीवी देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब यहां तक भर गया, तो फिर मैं क्या करता हूं कि कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता हूं, गांव देहात साधारण लोगों के बीच में बैठता हूं, किसी पत्रकार से बात नहीं करता, किसी नेता से बात नहीं करता, आम पब्लिक से। और एक मैंने मजेदार चीज देखी है प्रज्ञा जी इतने सालों में, कि राजनीति के खेल में हर कोई पब्लिक का नाम लेता है। पब्लिक ये सोचती है, पब्लिक ऐसा कर रही है, पब्लिक वो कर रही है, लेकिन पब्लिक से बात कोई नहीं करता। सब एक दूसरे से बात करके पब्लिक के बारे में ज्ञान ले लेते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे मौके पे घूम के बिल्कुल साधारण पब्लिक से बात की जाए, उन्हीं से पूछ लें कि भैया आपका क्या ओपिनियन है। और जब मैंने किया, अभी 5-7 दिन के लिए मैं गया, ये बिल्कुल नजदीक के इलाके, समझिए मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर से होते हुए सहारनपुर, और फिर वहां से हरियाणा, पंजाब, ये अपना पटियाला, और इधर हिसार से होते हुए फिर राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इस पूरे इलाके में घूमा। दिल्ली में तो हूं ही। और यहाँ एक था लेने की कोशिश की कि लोग क्या कह रहे हैं, जमीन पे साधारण लोगों से बात करते हुए मुझे उसमें बहुत अलग तस्वीर दिखाई दी। ये जो सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में जिस तरह से झाड़ू लगाई थी इस हिंदी भाषी प्रदेश में, वो तो लगेगी, उसके साथ साथ दक्षिण भारत से भी आएगा। अब दक्षिण भारत की मैं उतना नहीं जानता, अभी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के जिस इलाके में लोग कहते हैं कि वो झाड़ू लगाएंगे, वहां मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में मैं गया, बात उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में जब हम घूमे, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी दूसरों से आगे है। ये इलाका था जहां बीजेपी आगे है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों के मन में अभी भी समाजवादी पार्टी के बारे में एक ये छवि है कि भाई इनके राज में बहुत कानून व्यवस्था खराब हुआ करती थी, और योगी जी ने ठीक कर दी, जैसे भी कर दी, और लोग साथ में राशन मिला है इसके बारे में भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में बाकी बातें भी लोग कहते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई 5 साल से ये एमपी था, इसका चेहरा नहीं देखा बीजेपी वाले का, क्या करेगा, इसको कैसे एक बार और मौका दे दें। लोग पूछते हैं कि अच्छा, हमारी जात बिरादरी के टिकट क्यों कट गए, आपने राजपूत समाज के बारे में कहा, इधर भी है कि जात बिरादरी के टिकट क्यों कट गए। लोग पूछते हैं कि भाई मेरे इलाके में सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे इलाके में पुल क्यों नहीं बना, हमारे यहाँ स्कूल की हालत ऐसी क्यों है, अस्पताल की हालत ऐसी क्यों है। ये जो सामान्य चीजें हैं जो पिछले 2 चुनाव से बद ढकी हुई, पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 में राजनीति के जितने भी सामान्य मुद्दे थे, उनके ऊपर एक बड़ी दरी डाल दी गई थी। उस दरी का नाम था मोदी। बस मोदी बोल दो और उसके बाद तो कोई तर्क की जरूरत ही नहीं बचती। उसके बाद आप क्या बात करोगे, बस अब तो हो गया ना मामला। मोदी लोकप्रिय, ऐसा नहीं कि मोदी अलोकप्रिय हो गए,
है ना, आप और मैं बैठ के यहाँ पे कह दें कि भाई मोदी अलोकप्रिय हो गए, जनता सारी उनके खिलाफ हो गई, मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ बनाना सबसे गलत चीज होती है पॉलिटिक्स में। मोदी हम्म। की लोकप्रियता दूसरों से आगे, हम्म। लेकिन मोदी का नाम लेने से बाकी सब मुद्दे जो गायब हो जाया करते थे, वो नहीं हो हम्म। रहे। राजस्थान हम्म। में मुझे एक बंदे ने बड़ा सुंदर बात कही। हम्म। उसने कहा, भाई साहब देखो ना, हर चीज की एक मियाद होती है। कोरोना की भी मियाद थी, अपने आप चला गया ना। हम्म। उसी तरह से मोदी के जादू की भी अब मियाद पूरी हो रही है। बस अब अच्छा। ठीक है। हाँ, ये बोला। और मुझे लगा कि वो सेंस था कि भाई पहले क्या था, आप जाके 2019 में अगर आप घूमते सड़क पे चुनाव से पहले और लोगों को बेरोजगारी बारे में कहते, तो वो आपको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताते। बिल्कुल। आप उनसे हम्म। महंगाई के बारे में चर्चा करते तो वो आपको पुलवामा बताते। पुलवामा, तो बिल्कुल। और कुछ बात हो ही नहीं सकती थी, आप ज्यादा बात हम्म। करेंगे तो आपका गिरेबान लोग पकड़ लेंगे, ये स्थिति थी वहां हम्म। पे। आज एकदम वैसी स्थिति नहीं है। सामान्य राजनीति के जो सामान्य मुद्दे हैं वो वापस आ गए। अब सामान्य, इसमें का रिटर्न टू नॉर्मल पॉलिटिक्स, जी। सामान्य राजनीति के वापस आने से बीजेपी ज्यादातर जगह पे बैकफुट पे है, हमेशा नहीं। जैसे हम्म। ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, राशन, ये सामान्य राजनीति के मुद्दे हैं, इसमें बीजेपी को हम्म। एक एडवांटेज है। लेकिन फिर 5 दूसरे सवाल भी हैं जिसपे बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। रोजगार का उनके पास कोई जवाब नहीं है, हम्म। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, और सांसद ने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं है। हम्म। दूसरे इलाकों में, हरियाणा में और खास तौर पे राजस्थान में जो मैंने देखा, वो जी। ये था कि सामान्य राजनीति के मुद्दे भी बीजेपी के खिलाफ पड़ रहे थे। देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे। जिसके बारे में आप जमीन पे जब हम्म। बात करते हैं, हम्म। किसी के जैसे पास, सामान्य राजनीति के मुद्दे बीजेपी के खिलाफ पड़ रहे थे, इसका मतलब? मतलब कि कानून व्यवस्था आपने राज हाँ। ठीक से नहीं किया, किसानों की स्थिति हाँ। जो है, और सामाजिक समीकरण। हाँ। अगर आप इस पूरे ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट में जाएं, ये शुरू होती है हम्म। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से शुरू होती है, और वहां जी। से आप जाइए तो झुंझुनू है, सीकर है, फिर आगे चले आइए ग्रामीण जयपुर के साथ अलवर, भरतपुर, दौसा, इस पूरे इलाके के जो सामान्य सामाजिक समीकरण है, यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं जाट, हम्म। यादव, मीणा, गुर्जर। ये यहाँ के सामान्य बड़े ग्रामीण समुदाय। जी। ये ज्यादातर समुदाय आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए। हम्म। लोग ये पूछ रहे, राजस्थान में लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का नाम क्या है, अच्छा अभी गहलोत जी मुख्यमंत्री है ना। ये मतलब स्थिति है राजस्थान में, लोगों को नाम नहीं हम्म। पता इस मुख्यमंत्री का, और कभी वो व्यंग में भी कहते हैं कि नाम क्या है, कभी जान के, हम्म। कभी सचमुच अनजाने में कहते हैं कि नाम क्या है उसका। अच्छा, इस बार के मतलब चुनाव का माहौल देखें अगर योगेंद्र जी, तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये पहली बार है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है ठाकुर समाज, हम राजस्थान देख लें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लें, जिस तरीके से राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है, ये क्या कुछ कह रहा है? इसको दो तरह से रीड किया जा सकता है। कुछ मीडिया में इसको ऐसा रीड किया जा रहा है कि राजपूत समाज बीजेपी से एलियनेट हो गया है। हम्म। अ, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, हम्म। क्योंकि देखिए, इस देश में अगर बीजेपी का सबसे बड़ा कोई वोट बैंक है तो वो अपर कास्ट है हम्म। ना। वो सब कुछ होगा, झगड़ा करें, जैसे जो बनिया समाज है उसका भी होता है कि गुस्सा गुस्सा करेंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, मगर वोट तो बीजेपी को ही डाल के आएंगे, ऐसा एक सामान्य ट्रेंड रहा है। तो मुझे लगा कि हम्म। राजपूत समाज में भी कुछ स्थानीय स्तर पे विद्रोह जरूर है। अब जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया, गुस्सा है, सभा हुई है। गुजरात के अंदर जो मैंने सभाओं के फुटेज देखा, वो तो 1-1 लाख लोग वहां पे सभा में आए थे। बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। बात याद रखिए, हम्म। गुजरात में जिसे राजपूत बताया जा रहा है वो राजपूत नहीं है जिसको हम उत्तर भारत में राजपूत कहते हैं। ये हम्म। गुजरात का क्षत्रिय समाज है, और गुजरात में जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या ओबीसीज की है। तो हम्म। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोली समाज भी अपने आप को कोली राजपूत कहता है, लोध समाज भी अपने आप को लोध राजपूत कहता है। तो गुजरात का जिनको क्षत्रिय कहा जा रहा है, ये वो लोग हैं जो दरअसल वहां के ओबीसी के लोग हैं। तो हम्म। उनका गुस्सा तो टिक सकता है, लेकिन ये जो सचमुच अपर कास्ट का जो क्षत्रिय समाज है, उसका स्थानीय गुस्सा है। मैं उसको इस तरह से देखता हूं, जो मैं आपको पहले कह रहा था, कि देश में जो सामान्य राजनीति होती है, सामान्य राजनीति में जाति के समीकरण होते हैं, सामान्य राजनीति में स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो राजपूतों के जो विद्रोह कई जगहों पे खबर आ रही है, मैं हम्म। उसको इसी तरह से सामान्य राजनीति की वापसी के रूप में देखता हूं।
सामान्य राजनीति में मुद्दे उठेंगे, फिर ब्राह्मण भी कई जगह पे कहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाई हमारी, क्योंकि जहां संख्या उनकी बड़ी है वहां सवाल पूछेंगे। हम्म। तो जो एक सामान्य सामाजिक समीकरणों की वापसी, सामान्य स्थानीय मुद्दों की वापसी और सरकार के प्रतिनिधि से जो सामान्य सवाल पूछे जाते हैं कि 5 साल में तुमने क्या किया, उसकी वापसी, ये सब लोकतंत्र के लिए शुभ है और ये सब बीजेपी के लिए बहुत तकलीफदेह चीजें हैं। क्योंकि हम्म। बीजेपी का इस चुनाव में सारा खेल, इस चुनाव में नहीं पिछले चुनाव में भी खेल ये होता है कि भाई आप हमें 5 साल की दोबारा टर्म दे दो, पूछो मत कि हमने 5 साल में क्या किया। अब हम्म। इसके बगैर काम नहीं चल सकता क्या? अरे देखो राम टेम्पल, अरे देखो। हम्म। तो बीजेपी के भक्त से किसी भी बात करें और खूब मिले, ऐसा नहीं कि बीजेपी के भक्त खत्म हो गए इस देश में या मोदी जी के हम्म। भक्त खत्म हो गए। एक बंदे ने तो ये भी कहा, जब तक जीवित हूं आने वाली पीढ़ी को भी बता के जाऊंगा कि मोदी जी को वोट देना। मैंने कहा भाई साहब आपकी जिंदगी मोदी से ज्यादा नहीं लग रही मेरे को। तो हम्म। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है देश में। हम्म। लेकिन जो अंतर हुआ है वो ये कि पहले ये सब लोग जो थे वो केवल इसका करके बाकी सारी चर्चा बंद हो जाती थी। अब वो चर्चा बंद नहीं हो रही है, वो चर्चाएं चल रही हैं। और जब वो चर्चा चलती है, देखिए 2-4 चीजें हैं जिसका कोई किसी के पास जवाब नहीं। और हम्म। मैं गारंटी से कहता हूं, हमारे जो श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं और जिनको हमारी जी। बात से भरोसा नहीं है, उनको मैं कहता हूं, हम्म। आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, प्रज्ञा की बात पे कतई विश्वास ना करें। आप हम्म। घर से बाहर निकलें और 5 नौजवानों से बात करें, जो आपको दिखें, जिनकी उम्र हो हम्म। 18 से 25 के बीच। उनसे पूछिए कि उनको रोजगार के जीवन में क्या अवसर दिखाई दे रहे हैं। हम्म। किसी के घर में जाएं, तो उससे ये बात ना करें कि देश कैसा है। उससे पूछो कि आपके घर में बच्चों को रोजगार मिला क्या? कैसा मिला? किसी हम्म। महिला से बात करें। ये ना पूछें कि मंदिर में क्या हुआ, उससे पूछें हम्म। तुम्हारे चूल्हे में क्या हुआ। पूछें कि गैस सिलेंडर का क्या हुआ, कड़वे तेल की क्या स्थिति है, दाल का क्या दाम है, इस सब पे बात करें। तो आप देखेंगे कि देश में इतने तमाम मुद्दे हैं और बीजेपी चाहती है कि उन सब की बजाय चर्चा हो राम मंदिर पे। हालांकि हम्म। देखिए 5 दिन में लेकिन तो जनता की तरफ 400-500 से लोगों से हम मिलेंगे। वो प्रतिक्रिया आ नहीं एग्जैक्टली, पा रही है योगेंद्र मैं सर, वही कह रहा जनता था की तरफ से। कि अपनी तरफ से चलाकर किसी ने राम मंदिर की बात नहीं की, एक भी व्यक्ति ने नहीं की। जब ज्यादा पुश करते थे कि भाई क्यों सपोर्ट करते हो फिर मोदी की, मोदी जी के भक्तों को मिलते ही हैं, क्यों हम्म। करते हो? तो वो मिला जुला के 3-4 चीजें कहते थे कि भैया राम मंदिर 370 और हम्म। दुनिया में डंका बजा दिया। अब ये बातें कहते, अपने जीवन से संबंधित कोई बात नहीं कहते। हम्म। अपने जीवन से संबंधित केवल एक बात मैंने सुनी कि भाई राशन मिला हमको, ये कई लोगों ने कहा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बड़ी अजीब स्थिति है। देखिए देश में किसी आप लोगों से बात कीजिए, क्या आपकी जिंदगी कैसी है? खराब है भाई। धंधा, अरे ये धंधा तो डाउन चल रहा है। अच्छा, हम्म। रोजगार नहीं, बच्चे के पास रोजगार नहीं है, लड़का खाली बैठा है, दिख नहीं रहा आपको। रसोई महंगी हो गई, ये दिक्कत है। तो देश की क्या हालत है? नहीं, देश बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। मेरी ऐसी तैसी हो गई। अच्छा आपकी है क्या, सिर्फ आपके गांव में ऐसी स्थिति है? नहीं नहीं भैया, देख लो, तुम सारे गांव में घूम के देख लो, हर किसी से पूछ लो। आपकी दुकान डाउन है? नहीं भाई साहब, पूरी मार्केट डाउन है, आप घूम के देख लो। लेकिन देश, नहीं नहीं, अर्थव्यवस्था देश की ऊंची है साहब, दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में से हम पहुंच गए। तो मतलब पहला तो विचित्र बात ये है कि मेरी ऐसी तैसी हो गई, देश आगे चल रहा है। हर कोई मान के चलता है कि जो त्रासदी है सिर्फ मेरी हाँ, व्यक्तिगत त्रासदी है, देश में कुछ नहीं। फिर पूछो वोट, कि भाई साहब दोगे? जी। नहीं, पहले देते थे, इस बार तो सोचेंगे। अच्छा आपके हम्म। गांव में बीजेपी का वोट? नहीं, पिछली बार तो देखिए वोट पोल हुए थे 1400, बीजेपी वाले को 1100 आ गए थे। इस बार हम्म। इनके वोट कम से कम 200-300 तो घटेंगे। ये समाज उसके खिलाफ है, अच्छा ये योगेंद्र खिलाफ सर, है। अ, एक चीज और है, जैसे आप तो राजस्थान भी घूमे, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी तमाम जगहों पर गए, आपने उत्तर प्रदेश घूमा, आप तो पूरा भारत घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों का मिजाज क्या है। इसीलिए मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि बड़ा ठंडा चुनाव है, बड़ा शांत चुनाव है। जो जनता है, जो वोटर है, वो मुखर होकर के नहीं बोल रही है। हमने भी कई चुनाव देखे, जनता मुखर होकर के अपने मुद्दों पर बोलती रही है, लेकिन इस बार जनता बड़ी चुपचाप है, बड़ी शांत सी है। और मोदी लहर, मोदी मैजिक, मोदी हवा तो पूरे चुनाव से गायब ही है, कहीं पर दिख नहीं रही है।
कोशिश बड़ी की गई लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। मोदी जी ने भी बड़ा प्रयास किया, हर राज्य में, हर मंच पर, हर भाषण में, हर रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाने का, पर जैसे हमने चर्चा की उसका कोई 0 पॉइंट भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर, ये शांत वोटर को किस चश्मे से देखा जाए? दो तीन चीज हो रही है। एक तो चुनाव जो सड़कों पे दिखाई देता था वो दिखना बंद हो गया है। हाँ। अब आप सड़कों हाँ। पे देखें, आज से मुझे तो 20-25 साल पहले के चुनाव भी याद हैं, 30 साल पहले के चुनाव भी याद है। पूरी सड़कें, बाजार पटा रहता था पोस्टर से, झंडियों से, ये वो। तो एकदम जैसे त्योहार चल रहा होता था। धीरे धीरे वो खत्म हुआ है और सब मामला अब टीवी की स्क्रीन पे और कैमरा की स्क्रीन पे आ गया है। एक तो ये कारण। तो पूरा आप सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, आपको बस दो चार मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग जरूर दिख जाते हैं, इसके अलावा कोई होर्डिंग दिखाई नहीं देते। तो सड़क पे एक तो नहीं है, सड़क पे न होने की वजह से चुप्पी दिखाई देती है। जी जी। जब लोगों से बात करते हैं तब चुप्पी नहीं होती। लोगों से बात कीजिए, लोग खुल के बताते हैं, साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के वोटर की एक अच्छी चीज ये है कि आप उसके साथ खाट पे बैठ जाइए, पूछिए, बस आपको ट्रिगर करना होता है, अगला आधा घंटा वो बोलेगा, तो वो आपको पूरा ज्ञान देता है देश के बारे में। तो लोग उस लिहाज से चुप नहीं है। लेकिन चुप्पी की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो लोगों के मन में असंतोष है, जो दुख है, जो कई बार गुस्सा है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं। चैनलें सब चुप बैठी हैं, चैनल दिखाएंगे नहीं इस बात को। तो नीचे का जो दुख तकलीफ है, जो सामान्यतः पहले मीडिया के जरिए या किसी जन संगठन के जरिए, किसी आंदोलन के जरिए ये बात सामने आ जाती थी कि जनता के मन में क्या है, उस बात को जनता के सामने लाने के सब जो जरिए थे, जो चैनल थे, वो बंद हो गए। और इसलिए भी एक खास तरह की ठंडक और चुप्पी हमें दिखाई देती है। चुप्पी अंदर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक उसके ऊपर चुप्पी है। और दूसरा एक और भी वजह जो मैंने विचित्र बात देखी, कि जैसा मैंने कहा, नीचे की बात ऊपर नहीं पहुंचती और ऊपर की बात नीचे नहीं पहुंचती। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इतना बड़ा मुद्दा, देश का सबसे बड़ा स्कैंडल मैं तो मानता हूं स्वाधीन भारत का, इससे बिल्कुल। बड़ा घोटाला क्या हुआ होगा। लेकिन गांव में आप पूछिए, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। आप कहिए इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जो आदमी ऐसा दिखना चाहता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं न्यूज, वो मूड तो हिला देगा, हाँ जी पता है। उससे थोड़ा सा और पूछिए तो वो बस इतना, हाँ जी चंदा वंदा का कुछ मामला था। एक देश के साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो गांव में चर्चा करता है, गांव में ताश मंडली के अंदर लीड करके जो चर्चा चलाता है, उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि कितना लेन देन हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने। 8,000 करोड़ रुपया का चंदा इस देश की रूलिंग पार्टी ने लिया है और उस हर चंदे के पीछे लेन देन है। कोई ठेके का लेन देन है, पॉलिसी का लेन देन है, टेंडर बिल्कुल। का लेन देन है। इस सब की खबर लोगों तक नहीं सर, पहुंची। अच्छा, इस सब आपको की लगता है वजह कि से एक ठंडक। इन चीजों का असर जमीन पर पड़ता है, लोगों को पड़ता है? जब वो वोट देने जाते हैं तब उनके दिमाग में ये चीज चल सकती है कि जी इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है जी। सन 1989 के चुनाव में बोफोर्स, लोगों को यह भी नहीं पता था कि बोफोर्स एक तोप का नाम है। लोगों को यह भी नहीं पता था कि बोफोर्स में एग्जैक्टली कितना पैसा लिया दिया गया, और लेन देन का प्रूफ आज तक कभी दुनिया के सामने नहीं आ सका, है ना, क्योंकि दबा दिया गया था, वो प्रूफ नहीं आया। 64 करोड़ का मामला था, लेकिन जनता ने उस पर वोट दिया। लोगों को लगा इस आदमी को हम बिल्कुल शरीफ समझते थे, सही समझते थे, अरे वो ऐसे काम में इन्वॉल्व था। और इसी का नमूना देखने के लिए जब मैं घूम रहा था, तो कुछ आरएसएस बीजेपी के लोगों को जब पता लगा कि लोगों को तो पता नहीं है, तो मैंने एक दो को बैठा के खाट पे प्यार से समझाया कि भैया देखो ये हुआ है, ऐसे 8,000 करोड़ रुपए लिए गए और इतने की दक्षिणा दी गई, और फिर उसको फला वाला ठेका मिला, फला कंपनी ने ये किया, फार्मा कंपनी ने ये किया। उनका रिएक्शन था, नहीं भाई साहब ये नहीं हो सकता, मोदी जी ये नहीं कर सकते। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, और हिले हुए। और जिसे गांव में पता था वो दूसरों पे चढ़ा हुआ था, कह रहे तुम्हें ये नहीं पता, ये हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे। सच बात ये है कि सूचना ना पहुंचना सबसे बड़ी बात है। सूचना पहुंचने के बाद इस देश की पब्लिक रिएक्ट करती है, इस देश की जी। पब्लिक भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है। और ये जो मोदी जी ने झूठी छवि बना रखी है कि भाई ये तो, जैसे एक आदमी ने कहा, अरे भाई आदमी ने अपनी झोपड़ी तक नहीं बनाई बेचारे ने, बताओ अब इस पे क्या आप कर रहे हैं। ये छवि मोदी जी ने बना के रखी। अब कितने करोड़ों का वारा न्यारा होता है और कितने लोग अरबपति बन गए, और क्यों मोदी जी को झोपड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर चर्चा थी।
हम्म। सर, आपको क्या लगता है कि हम जिस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, मोदी जी ने नवरात्र में मछली खाने और सावन में मटन बनाने को बहुत चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश किया, लेकिन बन नहीं पाया। तो अब क्या ये हिंदू मुसलमान वाला जो एक एजेंडा है बीजेपी का, ये क्या इस 2024 के चुनाव से या इस 2024 के चुनाव में बिल्कुल इसका सर्वनाश हो गया है? क्या ये खत्म हो गया है? क्या ये समझा जा सकता है? देखिए, मैं चाहूंगा कि ऐसा हो जाए, अभी से मैं हम्म। जल्दी में मान लूं ये नहीं, बात आपने सही क्या देखा, मैं ये पूछना है। चाहूंगी, क्योंकि राम देखिए, मंदिर का इशू आपको क्या लग रहा है, लोगों की जबान पर आ रहा है पहली बार में? लोग अपनी तरफ से चला के राम मंदिर की बात नहीं करते हैं। और ये मछली पूछो, मटन। हम्म। मछली मटन वगैरह तो खैर बिल्कुल कोई बेकार की बातें हैं। ये हम्म। दिक्कत ये है कि ये सब बातें हैं जो जमीन पे नहीं चल सकती, लेकिन मीडिया में चल जाती हैं। अब जैसी हम्म। स्थिति है, मीडिया से लेकिन तो सर, जो मर्जी खबर प्रधानमंत्री जी चलवा लो। रैलियों में बोल रहे हैं, उसका असर नहीं है जी, जमीन पर। कहते तो थे मोदी जी अगर मुंह से कुछ भी बोल देते थे उसका असर सीधे जमीन पर होता था, एक समय पर ऐसी बातें कही जाती थी। जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही मियाद हम्म। खत्म हो गई है। वो जो जादू था कि कुछ भी मुद्दा चला दिया, हाँ। किसी भी चीज को थूक, अब वो हो गया मुद्दा, फला चीज हो गई, हम्म। कपड़े देख के पहचान लिया, कुछ भी बोल दिया। वो सब हो के बाकी मुद्दे दब नहीं रहे। देखिए, हिंदू मुसलमान का जहर है, खत्म नहीं हुआ है समाज से। अच्छा। हम्म। पिछले 10 साल में जितना जितना जहर पिछले 10 साल में डाला है, वो ओवरनाइट खत्म थोड़ी होगा। लोगों के मन में तो है। और उत्तर प्रदेश में जब लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक हिंदू मुस्लिम एंगल जरूर रहता है ना? हम्म। तो जहर खत्म हो गया हो, ऐसी मेरी इच्छा तो होगी, लेकिन मैं अभी ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन वो जो है कि केवल हिंदू मुसलमान के सवाल पे बाकी सब चीजों को भूलने को तैयार, वो हम्म। स्थिति अब कम हो रही है। और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा संतोष की बात है कि चलो, हिंदू मुसलमान है तो सही, लेकिन कम से कम हिंदू मुसलमान के सवाल से जवान और किसान का सवाल खत्म नहीं होता। जवान और किसान पे भी चर्चा हो। राजस्थान के इस इलाके में चूरू झुंझुनू, ये जो इलाका है सीकर वाला, हम्म। यहाँ पे बहुत लोग फौज में भर्ती होते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती यहीं से होती है। हम्म। यहाँ मैंने हर जगह अग्निवीर के बारे में पूछा। अब हम्म। अग्निवीर का एक सवाल है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग भी डिफेंड नहीं कर पाते हैं मोदी जी को, हम्म। क्योंकि जाके हम पूछते थे, पूछे तो हम्म। चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा शुरू हो जाए तो आरएसएस वाले चुपचाप से मुंह दबा के बैठे रहते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ तो देखो कुछ सोच के ही किया होगा। बस हम्म। यही बोल पाते हैं, इससे फालतू बोल नहीं पाते हैं इस चीजों पे। तो अब ये चीजें, महंगाई के सवाल पे आरएसएस बीजेपी का आदमी भी नहीं कह सकता कि महंगाई नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और ये जो बड़े घोटाले। हाँ, एक और सवाल आया जो बार बार मैंने देखा बातचीत में, तानाशाही का अब जिक्र होना शुरू हो गया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कम था, हरियाणा में और राजस्थान की ये जो बेल्ट, यहाँ पे लोग तानाशाही शब्द का जिक्र अब गांव में कर रहे थे। और उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पता है। और है कि भैया ये ले दे के ये तो वो हो गया ना कि भाई जिसको मेरा मन है इसको अंदर कर दूंगा, ये तो इलेक्शन नहीं होने दूंगा, विरोधियों को अंदर कर दूंगा, ये तो भाई वो काम हो गया जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किया था। हम्म। ये बात लोगों के जहन में आनी शुरू हुई है। अब ये मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति ये बोल रहा है या ये हम्म। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गई है, नहीं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए इन बातों को, लेकिन अभी पहुंची नहीं है। लेकिन कम से कम चर्चा शुरू हो गई है। और ये सब चीजें जो हैं, तो इसलिए एक तरफ वो सच है जो कि सर्वे दिखा रहे हैं, दूसरा सच वो है जो कि हमें जमीन पे नजर आ रहा है, और दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे। हम्म। कभी कभी सर, कुछ आप चीजें तो मिलती आप हैं। तो ग्राउंड पर घूम रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं उन पर क्या कहेंगे सर? देखिए प्रज्ञा जी, सच ये है कि मैं एक जमाने में सर्वे किया करता था, और जब हम सर्वे ठीक भी कर देते थे, तब हम्म। भी हमें पहले 10 दिन लोग गालियां दिया करते थे कि अरे अरे झूठा है, पोल खुल जाएगी, पोल की तुम्हारी ये है वो है। तो ये हम्म। तो मुझे आदत है, और ये बात सच भी होती है कि जमीन पे जो दिखता है और पोल में जो दिखता है, कई बार अंतर आता है। हम्म। अ, लेकिन दो तीन चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की जीवन की स्थिति खराब होना, लोगों की आर्थिक दशा खराब होना, किसान को दाम न मिलना, ये 100% मुद्दे हैं, जमीन पर हैं, लोग बात कर रहे हैं। और कोई सर्वे जो कहता है कि ये चीजें जमीन पे मुद्दा नहीं है, वो सर्वे झूठा है। वैसे हाल ही में हम्म। एक बहुत अच्छा सर्वे सर्वे भी आया, सीएसडीएस द्वारा हिंदू के लिए किया गया हाँ। था, अंग्रेजी के अखबार में। उसने ये कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सही बात है कि इसमें
आपको इतना सर्वे करने की जरूरत भी नहीं है ना, घर से बाहर निकलो, जो मैंने कहा बाहर निकलो, 5 लोगों से पूछ लो क्या मुद्दा है, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये तो सही है। जो अंतर है वो ये कि सर्वे जितना बीजेपी को वोट और सीट दिखा रहे, वो मुझे घूमते हुए दिखाई नहीं दी। सर, अब दो उसका चीजें वजह ये होती भी हैं। जी। एक तो मुद्दे होते हैं और एक मुद्दों का असर होता है। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि मुद्दों का असर, आप जब लोगों से बात कर रहे थे, आप जब लोगों के साथ खाट पर बैठ करके इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे जो उनको नहीं पता था, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बातों को बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि लोग संतुष्ट हो रहे थे, या फिर वो जो एक अंधभक्ति का चश्मा लोगों के जहन में भरा हुआ था, अब वो कुछ कम हो गया है और इसका असर भी हमें दिख सकता है, दिखने वाला है चुनाव में? इतना तो कम हो गया है कि अब लोग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। आपको हम्म। किसी चर्चा में मोदी नाम लेके खाली चर्चा बंद हो जाएगी, अब वो होना बंद हो गया। चर्चा तो होती है, सब पे चर्चा होती अच्छा। है। अब क्या उससे वोट पलटेगा? हम्म। वोट पलटने के लिए दो चीज चाहिए कि आपका जो मुद्दा आपके मन में है वो सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा बने। उसके लिए या तो मीडिया चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो इसको मुद्दा बनाए। और हम्म। फिर मुद्दा बनने के बाद आपको यह भरोसा हो कि इस मुद्दे पे मेरे को इस व्यक्ति से गुस्सा है, तो दूसरा इससे तो बेहतर करके दिखाएगा। आपको कुछ विकल्प दिखना चाहिए। और जो दिक्कत इस वक्त है, दिक्कत ये नहीं है कि जनता में मुद्दे नहीं, हम्म। दिक्कत ये नहीं है कि जनता में असंतोष नहीं, हम्म। दिक्कत ये है कि उन मुद्दे और असंतोष को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत अच्छे औजार नहीं, और जनता को यह भरोसा दिला सकना कि भाई इसका एक विकल्प है और विकल्प का नाम फला पार्टी है और आप जाके इसको मोहर पे वो लगा हम्म। दो। यहां तक बात पूरी पहुंच पाएगी चुनाव से पहले, इसका मुझे अभी अभी इसका पता नहीं। प्रश्न अच्छा। यही, मुद्दे ओके। हैं, असंतोष हाँ। है, गुस्सा भी हाँ। है, ओके। लेकिन क्या वो सारा गुस्सा एक वोट में अभिव्यक्त होगा बीजेपी के विरुद्ध? उसमें अभी भी कई कड़ियां हैं जो पूरी होनी बाकी है। चुनाव से हम्म। पहले वो पूरी हो पाएंगी या नहीं, ये हमें देखना है। अच्छा सर, हमने 2017 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, 22 का चुनाव देखा, हमने देखा कि जो बीएसपी का वोटर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। बीएसपी का बहुत वोट बीजेपी को गया। अब की बार क्या लग रहा है, अब जब मायावती खुलकर चुनावी मैदान में है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयंकर फाइट दे रही है, आपको क्या लग रहा है मायावती का एक्टिव होना भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा? जब मैं उत्तर प्रदेश में गया तो मैं मान के गया था कि मायावती जी का वोट घट ही रहा होगा, हर चुनाव में घट रहा है और इस बार भी घटेगा। लेकिन जब मैंने जमीन पे उनके समर्थकों से बात की तो उनका वोट गिर नहीं रहा है। मैं हैरान भी हुआ, मेरी अपनी समझ के हिसाब से तो गिरना चाहिए। और इसलिए भी कि मायावती जी इतना एक्टिव हो के आजकल कुछ कर नहीं रही हैं, सिर्फ चुनाव में टिकट दिया है। लेकिन जो उनका कोर वोटर है, दलित समाज का और उसके अंदर भी जाटव समाज का जो वोटर है, वो अभी भी उनसे उस मात्रा में खिसक नहीं रहा जैसा कि मैंने सोचा था कि होगा। अ, इससे बीजेपी को थोड़ा-सा नुकसान होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से बीएसपी के जितने वोट गिर रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सपा की तरफ तो हम्म। बहुत ही कम आते हैं उनमें से। लेकिन बीएसपी एक दूसरे मायने में सपा को नुकसान पहुँचा रही है, वो ये कि हम्म। बीएसपी चुन-चुन के ऐसे उम्मीदवार, कहीं मुसलमान उम्मीदवार दिया, कहीं उस जाति का हम्म। उम्मीदवार दिया जो कि सपा के उम्मीदवार को नुकसान पहुँचाएगा। वहाँ हो हम्म। सकता है, लेकिन बीएसपी अभी डिसअपियर नहीं कर रही। सर, राजस्थान आप घूम करके आए हैं, राजस्थान में क्या बीजेपी अपना पहले वाला प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में लग रही है कि क्या लग रहा है? राजस्थान में चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। पहला चरण है ईस्ट राजस्थान जो कि हम्म। शुरू होता है यहाँ गंगानगर वगैरह से शुरू होता है उत्तर में, और ये पूरा जो बेल्ट हरियाणा से जुड़ा हुआ है, अ, वो वाला पूरा बेल्ट जो है वहाँ पे चुनाव पहले हो रहा है। इस इलाके में तो मैं दावे से कह सकता हूँ, यहाँ बीजेपी की लहर नहीं चल रही। पिछले 2 चुनाव में राजस्थान में ये हो रहा था कि विधानसभा चुनाव में जो भी होता था, लोकसभा हम्म। चुनाव में बीजेपी का वोट 10% बढ़ जाता था सीधा एक जी। झटके से, जी। जी। और जी। जब वो होता था तो बीजेपी झाड़ू लगा देती थी। हाँ। वैसा कुछ नहीं हो रहा। इस बार यदि आप राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें 2023, जिसमें बीजेपी जीती है, मगर उसे लोकसभा सीट में कन्वर्ट करके देखिए तो कितने से जीती है? 14 हम्म। सीटों में बीजेपी आगे है, 11 सीट में कांग्रेस आगे। तो अगर विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस हार गई, वैसे वोटिंग भी हो जाए तब भी कांग्रेस 10-11 सीट उठा लेगी यहाँ पे।
बीजेपी को जरूरत क्या है कि पहले की तरह अचानक बीजेपी का वोट बढ़ जाए लोकसभा चुनाव में विधानसभा की तुलना में। वैसा होता हुआ मुझे तो कतई दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूं सर्वे कह रहे हैं कि 25 की 25 लेंगे, और मतलब मैं कौन होता हूं उनका मुकाबला करने वाला। लेकिन मैंने तो अपनी आंख से कतई नहीं देखा, बाद में पता लग जाएगा। लेकिन जहां जिन इलाकों में गया, कई इलाकों में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांग्रेस आगे चल रही है, क्योंकि इस इलाके का जो यहाँ का ग्रामीण समुदाय है, और खासतौर पे किसानी वाले समुदाय जो है, समुदाय जिनका मैंने नाम भी गिनाया, उन सब में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और इसके अलावा मुसलमान और दलित तो कांग्रेस के साथ रहे ही। तो इतने बड़े कॉम्बिनेशन के बाद कांग्रेस का सफाया कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता। बाकी परिणाम आएंगे तो देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर, आपने समय दिया और मैंने आपका बहुत सारा समय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।